सेकंड एपिसोड अटैक ऑफ द क्लोन्स की शुरुआत होती है। हम ये देखते हैं कि नबू प्लेनेट की सीनेटर पैडमे मिडाला पर पिछले कई वर्षों में कई हमले हो चुके हैं। इसी वजह से पैडमे की कई नौकरानियों की मौत हो जाती है। अब ये तय किया जाता है कि पैडमे की सुरक्षा के लिए जेडाई मास्टर ओबी-वन केनोबी को बुलाया जाएगा। हालांकि पैडमे कहती है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पर फिर भी कोरुसेंट के सुप्रीम चांसलर पैडमे की सुरक्षा के लिए ओबी-वन केनोबी को बुलाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओबी-वन केनोबी और एनाकिन स्काईवॉकर को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है और वो काफी नर्वस होता है क्योंकि इतने सालों बाद अब वो पैडमे से मिलने वाला था। जार जार बिंक्स ओबी-वन केनोबी और एनाकिन को पैडमे से मिलाता है। अब आप शायद नहीं जानते हो, पर एनाकिन वही छोटा बच्चा है जो हमने पहली मूवी में देखा था। खैर यहाँ पैडमे भी एनाकिन को इतने सालों बाद देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है, एनाकिन तुम तो काफी बड़े हो गए हो। इस पर एनाकिन कहता है, तुम भी तो काफी बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। पैडमे को ये सब अजीब लगता है। एनाकिन भी ये बात मजाकों में टाल देता है, पर एनाकिन की नजरों और बॉडी लैंग्वेज से हम ये जान पाते हैं कि वो पैडमे के प्यार में है। ये दोनों जेडाई यहाँ होते हैं पैडमे की सुरक्षा के लिए, पर एनाकिन कहता है कि हमें ये जानना होगा कि पैडमे को कौन मारना चाहता है। ओबी-वन कहते हैं, एनाकिन हमें सिर्फ पैडमे की सुरक्षा का काम मिला है, न कि इन्वेस्टिगेशन का। इसके बावजूद भी एनाकिन अपने गुरु ओबी-वन की बात नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर एग्रेशन था। वो अपने आप को बेहतर मानता था। नेक्स्ट सीन में हम एक बाउंटी हंटर को देख पाते हैं जो लोकल किलर को पैडमे को मारने के लिए कुछ जहरीले कीड़े देता है और चला जाता है। ये किराए का किलर से पैडमे सो रही होती है तो उन जहरीले कीड़ों को सिक्योरिटी तोड़कर छोड़ जाता है। ये जहरीले कीड़े धीरे धीरे पैडमे के बेड के पास आ जाते हैं। तभी R2-D2 जागता है और अपने आसपास देखता है और वापस से सो जाता है। दूसरी तरफ एनाकिन पैडमे के रूम के बाहर होता है। उसे अपनी दिव्य शक्ति की मदद से पता चलता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो भागकर पैडमे के रूम में आता है। वो देखता है कि जहरीले कीड़े पैडमे को काटने वाले हैं। इससे पहले कि कीड़े पैडमे को कोई नुकसान पहुंचाते, एनाकिन अपनी लाइट सेवर से उन्हें मार डालता है। ओबी-वन केनोबी और एनाकिन उस किराए के किलर को देख लेते हैं। ये उसका पीछा करते हैं और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। एनाकिन उससे पूछता है कि कौन तुमसे ये करवाना चाहता है, कौन पैडमे को मरवाना चाहता है। ये बताती है कि वो एक बाउंटी हंटर है। ये उसका नाम भी बताने ही वाली होती है कि तभी वो बाउंटी हंटर इस किराए के किलर को जहरीली डार्ट से मार देता है और भाग जाता है। ओबी-वन ये जहरीली डार्ट अपने पास रख लेते हैं। अगले दिन जेडाई सभा की मंजूरी से पैडमे को नबू पर भेजा जाता है और साथ में सुरक्षा के लिए एनाकिन भी साथ जाता है। इधर ओबी-वन उस बाउंटी हंटर के बारे में पता लगाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हैं जो ये बताता है कि ऐसी जहरीली डार्ट सिर्फ कमीनो ग्रह पर मिल सकती है। जैसा कि ओबी-वन का ये दोस्त बताता है, ओबी-वन डेटाबेस में उस प्लेनेट पर जाने का मैप ढूंढते हैं, पर हैरानी वाली बात ये थी कि ओबी-वन को कमीनो नाम का प्लेनेट किसी भी डेटाबेस में नहीं मिलता। ओबी-वन इसके बारे में मास्टर योडा को बताते हैं। योडा कहते हैं, ग्रह नहीं है तो हो सकता किसी ने डेटाबेस से कमीनो ग्रह की जानकारी मिटा दी हो, पर कोई बात नहीं, तुम वहां जाओ जहां ग्रह को होना चाहिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ओबी-वन कमीनो प्लेनेट की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां कमीनो प्लेनेट होता है। ओबी-वन वहां जाते हैं और इस प्लेनेट के सुपीरियर लामा सू से मिलते हैं। दूसरी तरफ एनाकिन पैडमे के प्रति अपनी फीलिंग्स को नहीं दबा पाता। वो पैडमे से प्यार की बातें कर रहा होता है। पैडमे को भी एनाकिन पसंद था और धीरे धीरे वो भी एनाकिन के प्यार में पड़ने लगती है। एनाकिन यहाँ पैडमे को किस करता है, पर पैडमे बीच में रुक जाती है क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये सब गलत लग रहा था। दूसरी तरफ ओबी-वन को सुपीरियर लामा सू से कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं, जैसे कि काफी सालों पहले साइफो-डीएस नामक एक जेडाई योद्धा ने लामा सू को एक क्लोन आर्मी बनाने का ऑर्डर दिया था ताकि गैलेक्टिक रिपब्लिक यानी आकाशगंगा में सुरक्षा और शांति कायम रह सके। अब दोस्तों मैं बता दूं कि लामा सू यहाँ का एक तरह से राजा ही होता है और ये प्लेनेट क्लोन आर्मी बनाने के लिए जाना चाहता है। यहाँ ओबी-वन लामा सू से कहता है कि साइफो-डीएस 10 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। इससे हम ये समझ पाते हैं कि क्लोन आर्मी कब से बन रही है और अभी भी बन रही है। लामा सू ओबी-वन को क्लोन आर्मी दिखाता है। ये सारे क्लोन एक जैसे थे और ये एक बाउंटी हंटर के डीएनए से बने थे। लामा सू ये भी बताता है कि वो बाउंटी हंटर फिलहाल यही है। ओबी-वन को ये लगता है कि जिस बाउंटी हंटर के डीएनए से क्लोन आर्मी बनाई गई है वो कहीं वही बाउंटी हंटर तो नहीं जिसने पैडमे को मारने के लिए किराए का किलर भिजवाया था। इसीलिए ओबी-वन जाकर उससे मिलते हैं। इस बाउंटी हंटर का नाम जैंगो फैट होता है और इसका एक क्लोन बेटा भी होता है जिसका नाम बोबा होता है, जो इसने पाल पोस कर बड़ा किया है। जैंगो दूसरी भाषा में अपने बेटे से अपना बाउंटी हंटिंग सूट छिपाने के लिए कहता है और उसका बेटा बड़ी चालाकी से उसका सूट छिपा देता है। ओबी-वन को यहाँ समझ नहीं आता कि जैंगो ने अपने बेटे से क्या कहा। खैर यहाँ ओबी-वन बिना किसी सबूत के गुनाह नहीं थोप सकते थे। दूसरी तरफ एनाकिन और पैडमे दोनों ही अपने जज्बातों से नहीं भाग पाते। ये एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं।
रात को जब एनाकिन सो रहा होता है तब उसे अजीब सपने आने लगते हैं जिसमें उसकी माँ उसे दिख रही होती है। अगले दिन एनाकिन इन सपनों के बारे में पैडमे को बताता है और कहता है, मुझे लगता है मेरी माँ खतरे में है, इसीलिए मैं अपने बर्थ प्लेनेट टेटोइन पर जाना चाहता हूँ। पैडमे भी साथ आने का फैसला करती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों टेटोइन प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। ये सबसे पहले वेटो से मिलते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट मूवी देखी है तो उसमें एनाकिन की मॉम वेटो की गुलाम ही होती है। खैर यहाँ एनाकिन को वेटो से पता चलता है कि उसकी माँ को किसी क्लीग लार्स नामक आदमी ने पैसे देकर आजाद कराया और उससे शादी कर ली। एनाकिन वेटो से क्लीग लार्स का पता मांगता है और वहाँ जाता है। वहाँ उसे मिलता है क्लीग लार्स और एक स्टेप ब्रदर ओवेन एंड उसकी गर्लफ्रेंड बेरू। क्लीग अपने बेटे यानी एनाकिन को बताता है कि सिमी को यहाँ लोकल मॉन्स्टर जिन्हें टस्कन राइडर कहा जाता है वो पकड़ कर ले गए और जब हम 30 लोगों से बचाने के लिए गए तो 6 ही वापस आ पाए। इसीलिए क्लीग का एक पैर भी इंज्योर्ड हो जाता है जिस वजह से वो सिमी को दोबारा बचाने के लिए नहीं गया। एनाकिन वहां जाने का फैसला करता है ताकि अपनी माँ को बचा कर ले आए। क्लीग कहता है, नहीं, अब तुम्हारी माँ को उन वहशी दरिंदों ने मार दिया होगा। पर एनाकिन का मन एनाकिन की दिव्य शक्ति जानती थी कि उसकी माँ शिमी अभी भी जिंदा है। एनाकिन अपने पिता क्लीग की बाइक लेता है और टस्कन राइडर्स के अड्डे की ओर बढ़ता है। इधर ओबी-वन को क्लोन आर्मी के बारे में जो भी पता चलता है वो इसके बारे में जेडाई मास्टर विंडू और योडा को बताते हैं। मास्टर विंडू कहते हैं कि जिसने भी क्लोन आर्मी बनाने का ऑर्डर दिया उसे जेडाई सभा की मंजूरी नहीं मिली थी। तो यहाँ ओबी-वन ये तय करते हैं कि वो जंगो फेट को पूछताछ के लिए कोरुसेंट प्लेनेट पर जेडाई सभा के पास ले जाएंगे। पर जब ओबी-वन उसके पास जाते हैं तो वो जेंगो फेट को उसके बाउंटी हंटिंग सूट में देखते हैं। यह देखकर ओबी-वन को यकीन हो जाता है कि जेंगो फेट ही वो बाउंटी हंटर है जिसने पैडमे को मरवाने की कोशिश की थी। जेंगो फेट यहाँ ओबी-वन पर हमला करता है और स्पेसशिप को लेकर यहाँ से भाग जाता है। ओबी-वन ने भी उसके स्पेसशिप पर ट्रांसमीटर लगा दिया होता है जिससे ओबी-वन उसे ट्रैक करके पहुंच जाते हैं जियोनोसिस ग्रह पर। इधर एनाकिन टस्कन राइडर्स के इलाके में पहुंचकर अपनी माँ को ढूंढता है। वो देखता है कि उसकी माँ सिमी स्काईवॉकर अभी भी जिंदा है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। सिमी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत सालों में अपने बेटे से मिल रही थी। यहाँ सिमी एनाकिन के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। एनाकिन को उन टस्कन राइडर्स पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके टॉर्चर की वजह से ही सिमी की मौत होती है। इसी का बदला लेने के लिए वो सभी टस्कन राइडर्स, बूढ़े से बच्चे, सभी को मार देता है। ऐसा जेडाई उसका ये गुस्सा धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे काली छट्टा यानी डार्क साइड ऑफ द फोर्स की तरफ ले जा रहा था। खैर दूसरी तरफ ओबी-वन जियोनोसिस पर काउंट डूकू को देखते हैं जो रिपब्लिक के खिलाफ लड़ाई के लिए सेना खड़ी कर रहा था। पहले काउंट डूकू की बात कर लें तो काउंट डूकू एक जेडाई योद्धा था। वो रिपब्लिक और जेडाई सभा के खिलाफ हो गया क्योंकि उसके नजरिए से रिपब्लिक में करप्शन था। कुछ समय बाद काउंट डूकू काली छट्टा यानी डार्क साइड ऑफ द फोर्स का गुलाम हो गया। खैर यहाँ हम काउंट डूकू के साथ स्टार वार्स की फर्स्ट मूवी का एक विलन न्यूट गनरे को भी देखते हैं जो ट्रेड फेडरेशन यानी व्यापार संघ का सुपीरियर था। यह काउंट डूकू कई हजारों प्लैनेट्स को अपनी तरफ मिला चुका था और रिपब्लिक के खिलाफ खड़ा कर चुका था। ये सारी बातें ओबी-वन जेडाई सभा को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं पर रेडियो सिग्नल इतना मजबूत नहीं था। इसीलिए ओबी-वन काउंट डूकू और आने वाले खतरे के बारे में पहले एनाकिन को ट्रांसमिट कर देते हैं ताकि जब एनाकिन को ये ट्रांसमिशन मिले तो वो जेडाई सभा को बता दे। यहाँ ओबी-वन पर काउंट डूकू के सिपाही हमला कर देते हैं और पकड़ लेते हैं। इधर एनाकिन अपनी माँ की बॉडी को लाता है और उन्हें अपने पिता की जगह में समाधि देता है। एनाकिन ने बचपन में जो ड्रॉइड बनाया था जिसका नाम C-3PO था, ये उसे लेते हैं और अपने स्पेसशिप पर आ जाते हैं। अब एनाकिन बस यही सोच रहा होता है कि अगर ओबी-वन ने उस पर कुछ नियम ना लगाए होते तो वो ज्यादा ताकतवर होता और वो अपनी माँ को बचा लेता। यहाँ एनाकिन को ओबी-वन का ट्रांसमिशन मिलता है। इन्हें पता चलता है कि ओबी-वन खतरे में है। एनाकिन उन्हें बचाने नहीं जा सकता था क्योंकि उसे पैडमे की सुरक्षा का हुक्म मिला था। पर जब पैडमे ओबी-वन को बचाने के लिए जाती है तो एनाकिन भी पैडमे के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। पहले ये जेडाई सभा को ओबी-वन का ट्रांसमिशन भेजते हैं और जियोनोसिस प्लेनेट पर ओबी-वन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जेडाई सभा को भी एनाकिन का भेजा गया ओबी-वन का ट्रांसमिशन मिलता है जिससे ये काउंट डूकू और आने वाले खतरे को रोकने के लिए अपने कुछ जेडाई योद्धाओं को लेकर जियोनोसिस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर एनाकिन और पैडमे जब जियोनोसिस प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ दुश्मन ड्रॉइड की एक बड़ी फौज सेना बनाई जा रही है। ये दोनों भी काफी देर तक लड़ते हैं पर दुश्मन की ज्यादा संख्या होने की वजह से ये भी पकड़कर एक मैदान में बांध दिए जाते हैं जहाँ इन्हें ओबी-वन पहले से ही बंधे हुए मिलते हैं। यहाँ इन्हें मारने के लिए जंगली मॉन्स्टर इन पर छोड़ दिए जाते हैं। काउंट डूकू और न्यूट गनरे इस मौत के खेल को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पहुँचते हैं मास्टर विंडू। काउंट डूकू बाउंटी हंटर जंगो फेट को मास्टर विंडू को मारने का हुक्म देता है पर मास्टर विंडू ही जंगो फेट को मार देते हैं। इसके बाद मास्टर विंडू अपने जेडाई योद्धाओं के साथ ओबी-वन
एनाकिन और पैडमे की सुरक्षा करते हैं। काफी देर के युद्ध के बाद काउंट डूकू के ड्रॉइड्स इन सभी को घेर लेते हैं। तभी एंट्री होती है मास्टर योडा की, जो उस क्लोन आर्मी को लेकर यहाँ आ जाते हैं जो रिपब्लिक में शांति कायम रखने के लिए बनाई गई थी। ये अपनी विशाल क्लोन आर्मी के बल पर सभी ड्रॉइड्स को मार देते हैं। मौका पाकर काउंट डूकू डेथ स्टार का प्रोटोटाइप मॉडल लेकर यहाँ से भाग जाता है। न्यूट गनरी भी अपनी सेना और बाकी बड़े हथियार लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर क्लोन आर्मी और न्यूट गनरी की आर्मी में वॉर छिड़ जाती है। दूसरी तरफ ओबी-वन, एनाकिन और पैडमे काउंट डूकू का पीछा करते हैं, पर तभी काउंट डूकू के ड्रॉइड इन पर हमला कर देते हैं, इससे पैडमे गिर जाती है। हालांकि वो सुरक्षित बच जाती है। आखिरकार ये काउंट डूकू को घेर लेते हैं, पर वो काफी ताकतवर था क्योंकि उसमें डार्क फोर्स की शक्तियां थी। ओबी-वन और एनाकिन दोनों ही काउंट डूकू पर बरस पड़ते हैं, पर काउंट डूकू एनाकिन को अपनी फोर्स से दूर फेंकता है और ओबी-वन को घायल कर देता है। इसके बाद एनाकिन काफी देर तक काउंट डूकू से अपनी लाइट सेबर से फाइट करता है, पर काउंट डूकू एनाकिन के एक हाथ को काट देता है। तभी यहाँ आप पहुंचते हैं मास्टर योडा। अब मास्टर योडा सबसे ज्ञानी और ताकतवर जेडाई थे। यहाँ योडा काउंट डूकू की डार्क फोर्स को अपने हाथों से कंट्रोल करके उस पर ही इस्तेमाल कर सकते थे, इसीलिए ये दोनों अपनी लाइट सेबर से लड़ते हैं। काउंट डूकू कभी मास्टर योडा का शिष्य था, इसीलिए काउंट डूकू योडा को नहीं मार पाता क्योंकि वो योडा के जितना ताकतवर नहीं था। काउंट डूकू योडा को उलझा के यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और आप पहुंचता है कोरुसेंट पर। वो यहाँ डार्थ सीडी से मिलता है और कहता है कि वॉर शुरू हो गई है। सीडीएस कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। इसके बाद हम मास्टर विंडू, योडा और ओबी-वन को देखते हैं। अब जब ओबी-वन को जियोनोसिस प्लेनेट पर पकड़ लिया था तो डूकू ने ये कहा था कि सभी सेनेट डार्क साइड ऑफ द फोर्स के काबू में है और उन्हें पता भी नहीं। सेनेट से मेरा मतलब है कि रिपब्लिक में आने वाले सभी प्लेनेट के सुपीरियर पर। खैर इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सुप्रीम चांसलर पल्पतीन डार्क साइड ऑफ द फोर्स की तरफ है, इसीलिए अब ये तय किया जाता है कि अब से सुप्रीम चांसलर पल्पतीन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके बाद हम क्लोन आर्मी को देखते हैं जो बहुत बहुत बड़ी होती है और ये पूरे कोरुसेंट के चारों तरफ फैल जाती है। दूसरी तरफ नबू प्लेनेट पर हम एनाकिन और पैडमे को देखते हैं जहां ये किसी को बिना बताए R2-D2 और C-3PO के सामने शादी कर लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।